गाइस हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस और ये आपका रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री पार्ट है जो चैप्टर नंबर 1 जो है करने वाले हैं, जो इस बार रिड्यूस सिलेबस के आधार पर जो है आपका रखा गया है। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज करेंगे और कल से मैं आपको बताऊंगी कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है। लेकिन इस चैप्टर में यानी कि इस वीडियो में सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, सो हम फर्स्ट चैप्टर के जितने मतलब जितने तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सारे क्वेश्चन वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों को भी मत भूलना। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। वैसे हमारा चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है साइंस का। तो हमारे आसपास के पदार्थ, तो एक यहाँ पर नया शब्द जो बन रहा है वो पदार्थ यानी कि जिसको हम लोग मैटर कहते हैं इंग्लिश में। सो पदार्थ आखिर होता है क्या है? सो मैं सबसे पहले आपको पदार्थ के बारे में जो डिफिनेशन थोड़ा बहुत देने के प्रयास करूँगी जो आपको समझ में आ सके ऐसे। ठीक है, तो पदार्थ क्या है? तो हम कह सकते हैं हमारे आसपास में जितने भी वस्तुएं हैं जो स्थान घेरती है यानी कि जो जगह को घेरती है, स्पेस को घेरती है और जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, तो उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ का सीधा सा सिंपल सा डिफिनेशन है और ये आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपको जानने की दृष्टि से ये वाला बाई चांस अगर एग्जामिनर का मूड ठीक है तो फिर वो ये चैप्टर उसमें ऐड कर सकते हैं 1 मार्क्स का। ठीक है, तो पदार्थ क्या है? तो हमने बोला जो वस्तुएं स्थान घेरती है और जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है वो सारे के सारी चीज़ें पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे पदार्थ जैसे एग्जाम्पल में बहुत कुछ आप दे सकते हो। दुनिया में कितनी चीज़ें हैं जिनका कुछ ना द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ और जो स्थान गिरता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नाम भी नहीं ले सकते, इतने सारे। कुर्सी, टेबल, फैन, बुक्स, यहाँ पर आपके दोस्त, हम, या फिर कोई भी आपके मोबाइल जिससे आप पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें वो क्या है? पदार्थ है जो स्थान गिरता है और जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो ये सारी चीज़ें पदार्थ होती है। तो पहला क्वेश्चन से हम देखना शुरू करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोला क्या है कि ये बोला यहाँ पे निम्न में से कौन पदार्थ है? तो इनमें से हमें पदार्थ को चुनना है। देखिए दुनिया में पदार्थ होता है तो पदार्थ नहीं भी होता है, जैसे कुछ चीज़ होता है तो कुछ चीज़ नहीं भी होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर पदार्थ तो हमने जान लिया जो स्थान कहता है, जो कुछ ना कुछ जिनका द्रव्यमान होता है। तो क्या दुनिया में ऐसा भी होता है जो पदार्थ नहीं है? तो हम बोलेंगे हाँ है। वो क्या है? जो स्थान नहीं गिरता है, जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ प्रकाश। प्रकाश जो स्थान तो घेरता है, जैसे हम रूम के अंदर अंधेरे कमरे में टॉर्च को जलाते हैं तो पूरा रूम प्रकाशित हो जाता है, तो जगह तो घेरता है। लेकिन अगर प्रकाश का भार हुआ होता तो आज तक जिंदा कौन रहता? कोई नहीं होता, क्योंकि अगर उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता तो हमें चोट लगती। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या है? एक एनर्जी है, ऊर्जा है और कुछ नहीं है, यानी पदार्थ नहीं कह सकते। दूसरी बात, कोई चीज़ अगर गंध आ रही है तो आप क्या बता पाओगे कितना गंध आ रही है? कितना केजी में, ग्राम में आप माप सकते हो? नहीं। तो इसीलिए ये भी पदार्थ नहीं है। दूसरी बात, स्नेह। आप किसी से प्रेम करते हो तो उसका आप माप कर पाओगे कि कितना ज़्यादा? नहीं होगा। घृणा, यानी कि किसी चीज़ से आपको इरिटेट हो रही है तो उसका वो भी पदार्थ नहीं है, क्योंकि हम उनका भी माप नहीं कर सकते। उसके बाद आया वायु। तो क्या वायु पदार्थ है? तो हाँ, वायु पदार्थ है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ वायु, आप बोलोगे वायु कैसे पदार्थ है, कैसे जगह घेर लेता है? तो आप मेला में देखे होंगे गुब्बारे, या फिर आप साइकिल का ट्यूब जो होता है, गाड़ी का बड़ा बड़ा ट्यूब होता है, उसमें तो हवा भरा होता है, तो वो जगह भी घेरता है, उनका वजन में भी चेंज होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं वायु जो है वो क्या है? एक पदार्थ है। तो हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला निम्न में से कौन पदार्थ है? यही चीज़ है यहाँ पर। गंध भी पदार्थ नहीं है, ठंडक भी पदार्थ नहीं है, प्रेम भी पदार्थ नहीं है, लेकिन ठंडा पे यानी कोल्ड ड्रिंक ये पदार्थ है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर में बोला निम्न में कौन पदार्थ है? यहाँ पर भी हमें पदार्थों की जिक्र करने, वैसे आपको मालूम हो गया होगा पदार्थ क्या है इनमें से। तो क्या है? कुर्सी। क्योंकि आपके विचार, आप जो विचार करते हो वो आपका जगह, तो मान लिया विचार करते हो तो जगह तो घेर लिया, लेकिन इसका वजन आप बता पाओगे कितना विचार कर रही हो? नहीं। ठीक है, शीत, ठंडा, गर्म या फिर गंध, तो ये सब का हम वजन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कुर्सी हमारा क्या हो जाएगा? पदार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट थोड़ा उल्टा करके पूछा है, इनमें से पदार्थ क्या नहीं उनको चुनना है। तो इनमें से पदार्थ देखिए, हवा भी पदार्थ है, जल भी पदार्थ है, भोजन भी पदार्थ है, लेकिन इनमें पदार्थ क्या नहीं है? स्नेह यानी कि प्रेम पदार्थ नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध। दूध क्या है? दूध जैसे द्रव है, ठोस है, गैस है,
या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ BEC का, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन होता है। तो यहाँ पर मैं बताऊँ, दूध दूध अगर आप ज़मीन पे गिराते हो तो वो पूरा फैल जाता है। दूसरी बात, अगर आप उसको बोतल पे रखेंगे तो दूध जो है बोतल के आकार का होगा। अगर आप किसी भी पात्र में रखते हो या बर्तन में रखते हो, ये उसी बर्तन का आकार ले लेता है। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ है जो जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का आकार ले लेता है, यानी आकार निश्चित नहीं होता है, तो वो द्रव कहा जाता है, ठीक है, यानी लिक्विड कहा जाएगा। तो दूध क्या है, दूध, जल, तेल, ये सारे के सारे लिक्विड के अंदर रहता है, यानी द्रव होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या बोला है कि अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है। इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है। तो पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील होता है, क्योंकि अगर हम अगरबत्ती को जलाएंगे तो हम दूर बैठे हमें पता चल जाएगा कि मोमबत्ती जो है अगरबत्ती जो है वो दूर से ही हमें सुगंध मिल जाती है। तो इनके बीच जो है कणों की गति जो है वो निरंतर होते रहता है, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है। तो ये पदार्थ के किस गुण को दर्शाती है। देखिए, मान के चले आप एक गिलास ले लिए, ठीक है, इसमें आपने क्या किया, शरबत पानी बनाया, ठीक है। उसके बाद मान लिया पानी आपका यहाँ तक था, आपने इसमें चम्मच मतलब 2 चम्मच 3 चम्मच हमने इसमें चीनी मिलाया। चीनी मिलाने के बाद वो पानी में घुल मिल जाता है चीनी, ठीक है। लेकिन आपने जो पहले देखा था पानी इतना ही था, और घुलने के बाद भी पानी इतना ही है, या ना बढ़ा ना घटा। तो इसमें चीनी जो हमने मिलाया वो गया कहाँ, जो अगर पानी नहीं बढ़ा तो फिर गया कहाँ। तो सीधी सी बात है कि इस पानी में खाली जगह था जो चीनी को वहाँ पे समावित कर दिया। तो सीधी सी बात होगा कि जब चीनी और पानी का घोल होता है तो अगर पानी में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो सीधी सी बात है कि पदार्थ के कणों के बीच जो है वो खाली स्थान यानी कि रिक्त स्थान होता है, जिस वजह से चीनी जो है पानी में घुल मिल गया। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे फिगर दिख रहा है, ये जो आकृति है हमें बताना है ये ठोस की किस अवस्था को दिखाता है, यानी कौन सा कण। हमने जानते हैं ठोस मतलब पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, गैस, द्रव। तो ये तीनों अवस्था में से ये कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए जो कण आपको दिख रहे होंगे ये सटा सटा के है, बिल्कुल विमाएं एकदम आकृति जो निश्चित है, और जिसमें विमाएं आकृति निश्चित होती है तो उनको कहा जाता है ठोस, क्योंकि हम पहले भी इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं, ठीक है। और अगर आपको अगले साल का क्वेश्चन देखना है तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, विजिट करके देख लेना, ठीक है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन बोला 9 नंबर्स में बोला है गैसों में विसरण का उदाहरण। तो गैसों में विसरण का उदाहरण, जैसे इत्र का सुगंध हवा से ही हमें हवा से ही मिल जाता है, जैसे हवा में फैल जाती है, और सुगंध हमें इत्र का सुगंध जो है दूर से ही पता चल जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है विसरण का जो एक उदाहरण हो सकता है इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया स्याही का पूरे पानी में, स्याही तो पूरे पानी में फैल जाता है लेकिन लेट लगता है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 10 नंबर इसमें बोला है दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो उसको हम लोग विसरण कहते हैं। जब दो अलग अलग पदार्थ मिल जाती है तो वो मतलब क्या कहलाएगा उसको, तो विसरण कहा जाता है। तो विसरण का डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में 1 मार्क्स का, विसरण से आप क्या समझते हो। तो आप बोलोगे दो अलग अलग पदार्थ या विभिन्न पदार्थ जो स्वतः मिल जाती है उसको हम लोग विसरण कहते हैं। इस तरह करके आप अपना आंसर दे सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर में बोला है वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की सुगंध वायु में चारों ओर फैल जाती है तो उसको विसरण कहते हैं। सीधी सी बात जो हमने अभी देखा जस्ट वही को रिपीट किया हुआ है, ठीक है। आगे बोला है निम्न में किस पदार्थ में विसरण की गति तेजी होती है। देखिए सबसे ज़्यादा विसरण की गति जो है वो गैस में होता है। जो ऑक्सीजन है वो गैस है, वो विसरण की गति स्वतः यानी कि सबसे जल्दी तेजी से कहाँ पर होता है। जल मतलब द्रव, लोहा मतलब ठोस, तेल भी द्रव में ही आएगा, और गैस यानी ऑक्सीजन जो है गैस में आएगा। तो विसरण जो है सबसे ज़्यादा काम जो करता है वो गैस में, यानी कि फिलहाल यहाँ पर गैस का रियल नाम दिया हुआ ऑक्सीजन यानी O2। तो इसमें विसरण की गति जो है बहुत तेज़ी से होगी, ठीक है, ठोस में बहुत कम। चलिए तो आगे बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में बोला निम्न में द्रव अवस्था में कौन निश्चित होता है। देखिए द्रव अवस्था में क्या निश्चित होता है। द्रव मतलब लिक्विड, जो पानी, तेल, दूध ये सब आता है, ठीक है। तो इसमें बोला आकार, आकार तो बिल्कुल नहीं होता,
क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर हम पानी को जिस बर्तन में रखेंगे ये उसी बर्तन का आकार ले लेगा, दूसरे बर्तन में रखो दूसरे बर्तन का आकार। सो हम कह सकते हैं आकार तो अनिश्चित होता है, वेग तो होता नहीं इसमें। घनत्व भी यहाँ पर जैसे द्रव द्रव का घनत्व भी जगह के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन इसका आयतन जो है निश्चित होता है। तो 4 ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि द्रव में बस यही निश्चित होता है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला है निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित होता है, और द्रव में क्या अनिश्चित होता है? निश्चित नहीं, अनिश्चित। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूँ आकार। आकार ऐसा है जो अनिश्चित होता है, वो किसी भी बर्तन में रखो उसी बर्तन का आकार ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें बोला है किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो यहाँ पर गैस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, तो गैस अवस्था ही हमें चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा कम सबसे कम ठोस में सबसे ज़्यादा गैस में? बस यही दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है कि पदार्थ की किस अवस्था में अंतर अणुविक बल प्रबलतम होते हैं? प्रबलतम मतलब सबसे ज़्यादा होता है, जो उसको हम मारने ऐसे हाथ से मारेंगे तो वो टुकड़ा नहीं होगा, तो वो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, तो ठोस हमारा आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? कण में सबसे ज़्यादा गति जो होती है वो किस में होता है? तो वो गैस में होता है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है, क्योंकि गैस जो है ये वो दूर दूर भागने का प्रयास करेगा। इसीलिए तो आपने कभी देखा है कि अगर एलपीजी गैस जो है कहीं पाइप में लीक हो जाता है तो वो जल्दी से क्या हो जाएगा, भागने का प्रयास करेगा। उन्हें छोड़िए, जब गुब्बारे में हवा भरते हैं उसके बाद कहीं छेद उद हो जाता है तो क्या उसमें हवा रोकने का नाम लेता है? नहीं, वो धीरे 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 करके सब भाग जाएगा। तो इसमें आकर्षण बल खींचने की क्षमता नहीं होती, बल्कि वो दूर दूर जाने का प्रयास करता है। तो ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो आकर्षण बल मतलब सबसे कम जो होता है वो गैस में होता है। ठीक है, तो गैसों में सबसे कम होता है आकर्षण बल। आगे यहाँ पर बोला है कि गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है या घटता है? अगर गर्म करेंगे तो गैस का आयतन जो वो एकदम बढ़ जाएगा, यानी कि बढ़ता है। आगे बात करते हैं जल का क्वथनांक, यानी कि जल जो है वो कितने डिग्री यानी कितने टेम्परेचर तक उसको गर्म करेंगे कि वो क्वथनांक यानी कि उबलने शुरू कर दिया जाएगा। तो अगर इसको मापेंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है अपना क्वथनांक यानी कि उबलना शुरू हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसीलिए जल का क्वथनांक हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। तो यही याद रखेंगे क्योंकि ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है? तो शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है वो 373 केल्विन होता है। केल्विन जो है ताप का ऐसा मात्रक होता है, केल्विन याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है बर्फ का गलनांक क्या होता है? यानी कि बर्फ जो है कितनी डिग्री गर्म करने पर वो पानी के रूप ले लेता है, मतलब बर्फ ठोस से द्रव का निर्माण करता है। तो सीधी सी बात, बर्फ का जो गलता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर गलना शुरू करता है, तो इसीलिए बर्फ का गलनांक हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पर माना जाता है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस को ही यानी 0 डिग्री सेल्सियस को ही कहा जाता है 273 केल्विन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बोला बर्फ का गलनांक 273 केल्विन, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन हो जाएगा। आगे यहाँ पर बोला है बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है, क्यों? तो यहाँ पर देखिए, जब बरसात होता है बर्फ वाला पानी गिरता है ओला ओला, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वो पानी के ऊपर तैर रहा है। तो आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो ये क्या यहाँ पर जल से भारी होता है, यानी यह जल से भारी होता है? अगर जल से भारी होता तो वो मतलब डूब सकता था। आगे यहाँ पर बोला बर्फ और जल का घनत्व समान होता है इसीलिए तैरता है, या बर्फ जो है जल से हल्का होता है? तो देखिए यहाँ पर सीधी से आंसर हो जाएगा कि बर्फ जो है वो जल से हल्का होता है, जिस वजह से वो पानी के ऊपर तैरता है। तो अब आप बोलोगे तो जहाज़ तो बहुत बड़ा होता है, तो उसके पीछे का अलग ही रीज़न है, तो उसका कारण अलग है। अगर कहीं भी टाइम हमें मिले तो मैं आपको बता दूँगी कि नौका जो है या नाव जो है या जहाज़ जो है वो पानी पर क्यों तैर रहा है, जबकि वो तो लोहा का बना हुआ था, इतना भारी होता फिर भी। ठीक है, इसको मैं कभी अगर आप चाहो तो कमेंट करके बता देना, मैं इसके पीछे का कारण भी बताऊँगी। आगे यहाँ पर बोला है 26 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला 200 केल्विन तापक्रम किसके बराबर होता है? देखिए, अगर हमें के को सी में बदलना है तो हमें 273 माइनस करना होगा, और सी से के में बदलना है तो 273 हमें प्लस करना होगा। तो सीधी सी बात यहाँ पर हमें क्या बोला है 200 केल्विन। 200 केल्विन जो है इसको हमें तापक्रम में चेंज करना है, तो हमें क्या करना है 200 केल्विन में से हम 273 को माइनस करेंगे। ठीक है,
273 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 73, और माइनस वाला बढ़ा है तो ये डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, यानी कि -73 केल्विन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमें यहाँ पर वही दिया है, फिर 300 केल्विन, 300 केल्विन को हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो 300 माइनस कर देंगे यहाँ पर 273, ठीक है। तो 300 में अगर 273 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 27, ठीक है, 27 बचेगा, और ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 300 बढ़ा है इसलिए आंसर प्लस में आ जाएगा, तो इसलिए 273 मतलब कि तापक्रम डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर से यहाँ पर बोलो 573 केल्विन को तापक्रम बदलो। कहने का मतलब है कि जो है इसको सी में बदलना है, तो सी में बदलने के लिए 273 माइनस करने पड़ते हैं। तो 573 में से अगर हम 273 को माइनस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, 3 में 3 गया 0, 7 में 7 गया 0, और यहाँ 5 में 2 गया तो 3, पूरा 300 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 300 डिग्री सेल्सियस, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, थर्ड ऑप्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डिग्री सेल्सियस को मतलब कि क्या बोला, तापक्रम बराबर केल्विन में चेंज करना। तो देखिए हमने बोला था सी से के को कन्वर्ट करना है, तो 273 जोड़ना है, तो यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस दिया, बस में 273 जोड़ देंगे तो फिर कितना हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 8, यानी 283 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 200 सॉरी डिग्री नहीं, केल्विन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम सी से के में चेंज करते हैं, तो हमारा आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर होता है, तो हमें क्या करना, 25 में से फिर हम 273 जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 9, यानी 298 केल्विन हो जाएगा, जो यहाँ पर है थर्ड ऑप्शन पर आंसर हो जाएगा। उसी तरह 373 यहाँ पर दिया हुआ है, 373 डिग्री यहाँ पर सेल्सियस दिया है, हमें केल्विन में चेंज करना, तो 373 प्लस 273 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 7 7 14, 14 का 4, 5 और 1 से 646 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 646, दो ऑप्शन पर है, यानी ऑप्शन नंबर 2, 646 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा, अब 0 डिग्री सेल्सियस हमने पहले ही पढ़ रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस जो ये 273 केल्विन के बराबर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला है गर्म करने पर भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण फैल जाता है, सीधी सी बात, तो विसरण के कारण जो है ये दूर तक फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था बर्फ के रूप में पाया जाता है, जिसको ठोस कहा जाता है, यानी क्या होगा ठोस अवस्था में पाया जाता है। 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था, देखिए 100 डिग्री पर जल उबलना शुरू करता है, अगर हम उसको 250 डिग्री तक जल को और टेम्परेचर करेंगे, टेम्परेचर मतलब कि उसको गर्म करेंगे, तो फिर ये गैस अवस्था में आ जाएगा, यानी कि वाष्प के रूप में बदल जाएगा, सीधी सी बात गैसीय अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। आगे आगे की बात करते हैं, यहाँ पर क्या बोला, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है, किसी तत्व के द्रव्यमान यानी कि प्रति इकाई आयतन, देखिए द्रव्यमान अपूर्ण में आ जाएगा आयतन, ठीक है, आयतन, तो ये किसके बराबर आता है, ये घनत्व के बराबर होता है, घनत्व, तो इसीलिए प्रति इकाई द्रव्यमान यानी प्रति इकाई आयतन को, यानी द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को ही क्या कहा जाता है, घनत्व, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा घनत्व, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहा जाता है, जब गैस जो है वो द्रव में बदल जाता है तो उसको संघनन कहा जाता है। जस्ट लाइक जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो पानी जो है आपने देखे होंगे नदी में, तालाबों में या समुद्र की भी बात करेंगे तो पानी गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद धीरे धीरे वो वाष्प के रूप में उड़ने लगता है, और जब वो ऊपर जाता है वायुमंडल में तो वायुमंडल इतनी ज़्यादा ठंडी होती है वो बादल का रूप ले लेता है, और बादल का जब रूप लेता है उसके बाद जो बरसात होती है तो वो किस वजह से ऐसा होता है, तो वो संघनन की वजह से, तो हमारा आंसर हो जाएगा संघनन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर बोला ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहा जाता है, तो ठोस से अगर सीधे गैस में परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर पतन। जिस लाइक जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे डैप्सेलिंग कहा जाता है, या फिर उसको छोड़िए, आपने कपूर को देखा होगा जो कोई कोई लोग रखता है, ठीक है, कपड़े के साथ ताकि कीड़े उसको काटे ना, ठीक है, तो कपूर जब कपड़े के साथ रखा जाता है तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि कपूर जो है धीरे धीरे छोटा होने लगता है, और कुछ समय के बाद आप देखेंगे पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो वो क्या पानी बन के गायब हो गया, नहीं, वो क्या हो गया, वो वाष्प बनकर, यानी वाष्प बनकर वो गायब हो गया, यानी कि जल अवस्था में आए बिना सीधी गैस अवस्था में आ जाता है, तो उसको कहा जाता है
ऊर्ध्वपतन, सीधी सी बात, ठीक है। तो आगे यहाँ पर बात करते हैं द्रव से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो द्रव से यानी पानी से जो धुआं का रूप ले लेता है वाष्प का, तो उसको कहा जाता है वाष्पन यानी वाष्पीकरण। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर इसमें बोला है 25 डिग्री सेल्सियस जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। 25 डिग्री पर जल कुछ नहीं होगा, पानी है तो पानी ही रहेगा। जब इसको 100 डिग्री तक ले जाएंगे तो पानी उबलने शुरू हो जाएगा। जब उसको 250 डिग्री सेल्सियस पर ले जाएंगे तो पानी जो है वो वाष्प का रूप ले लेगा यानी कि गैस अवस्था में बदल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। 100 डिग्री सेल्सियस पर ही जल जो है वाष्प बनना शुरू हो जाता है। तो ये हो जाएगा क्योंकि उबलेगा पानी तो वाष्प तो निकलेगा ही, ठीक है। तो इसीलिए 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वाष्प होना शुरू हो जाता है। आगे है जब वाष्प संघनित होता है तो सीधी सी बात उसका ताप क्या हो जाता है, घट जाता है। इसीलिए तो ऊपर जाके बादलों का निर्माण करता है, उसका ताप घट जाता है यानी कि उसका गर्म जो है वो घट जाता है जिससे बादलों का निर्माण करता है। कभी कभी इतना ठंड हो जाता है कि वो बादल जो है वो बर्फ़ का रूप ले लेता है। जो बरसात जो होती है ना वो बरसात बर्फील वाला बरसात होती है। तो ये सब ठंडा की वजह से यानी तापमान इतना ज़्यादा घट जाता है जिससे गुड़गुड़ की आवाज़ भी आपने सुनी होंगी बरसात के दिन में, ठीक है। यही सब की वजह से होता है, ताप पूरी तरह से घट जाता है। उसके बाद वो टूट जाता है जिस वजह से उनकी आवाज़ आती है, ठीक है। आगे एक बात यहाँ पर बोला है 43 नंबर इसमें बोला है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र या रासायनिक नाम क्या होता है। शुष्क बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहा जाता है। जो आप इसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी ठोस CO2 हो जाएगा, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आराम दे देता है। हमें मालूम है, आपको भी मालूम है, हर किसी को मालूम है। कौन सा, सूती, क्योंकि ये पसीना को सोखने का बहुत ज़्यादा क्षमता रखती है और हमें आराम भी मिलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं निम्न में से किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है। सीधी सी बात, वाष्पीकरण। आसपास के तापमान को मतलब अपनी ओर आकर्षित करता है और वो वाष्पीकृत हो जाता है। उसके बाद वो पूरी तरह से घड़ा का जल जो है ठंडा होता है और यही रीज़न है वाष्पीकरण की वजह से ही घड़ा का जल जो है वो क्या हो जाता है, ठंडी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ताप का SI मात्रक क्या होता है। हमने अभी भी बोला था ताप का SI मात्रक केल्विन होता है जिसको के से सूचित करते हैं, ठीक है। और आगे यहाँ पर बोला गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक जो है kg मतलब kJ पर kg हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। केल्विन जूल पर kg हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से सबसे अधिक संपीड़ित कौन है। सबसे ज़्यादा जिसको दबाने पर उसकी आकृति को चेंज किया जा सकता है। तो इसका तो भूल जाइए कि इसको दबाने से इसकी आकृति चेंज हो जाएगी। ईंटा जो पका हुआ ईंटा है उनको दबाने का प्रयास करो, कुछ नहीं होगा। जल को भी अब नदी में गए उसको खूब दबाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम गैस यानी कि अगर गुब्बारे में हम हवा को भरेंगे उसको दबाने का प्रयास करेंगे तो वो दब जाएगा, इसका मतलब गैस होगा, ठीक है। जैसे गैस सिलेंडर में भी प्रेशर दिया जाता है तब जाके उसमें गैस भरता है, मतलब उसको दबाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा संपीड़ित होता है तो वो गैस में ही होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं 1 कैलोरी किसके बराबर होता है। तो 1 कैलोरी जो है वो 4.18 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल दाब पर एक केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रवावस्था में बदलने की जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम लोग कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर द्रवावस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधी गैस अवस्था में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऊर्ध्वपतन। जैसे हमने अभी कपूर का एग्जाम्पल दिया था, नेफ्थेलिन का, ऐसा सोडियम क्लोराइड का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है वाष्पीकरण, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर बोला बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है। तो बर्फ की जो गल जाती है उसकी गुप्त ऊष्मा होती है 335 केल्विन जूल पर केजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है यानी 2260 केल्विन जूल पर केजी हो जाएगा। आगे बात करते हैं कौन तीव्रता से विचलित होता है। तो आंसर हो जाएगा गैस, फैल जाता है, तीव्रता से गैस ही होता है, ठीक है। आगे प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। वो है जल, ठीक है। जल जो है वो तीनों अवस्था में होता है। जैसे गैस की अवस्था में जल का वाष्पीकरण, द्रव की अवस्था में जल, ठोस की अवस्था में बर्फ। तो ये जल का तीन अवस्था है प्रकृति में। ऐसे
कौन सा चीज़ है जिसमें तीनों अवस्था में पाया जाता है, जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, गैस और द्रव। सीधी सी बात, जल। तो आई होप गाइस यहाँ तक मैंने जितने बताए आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चंस का पैटर्न पाने के लिए या हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन का आंसर पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।